Okay, my dear student of class 6, how are you beta? I hope you all will be fine. So today in this session we have discussions the chapter number 10th, where we have discussed on the motion and measurement unit or measurement of distance. So without any wait, let's look. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the places they had visited during the summer vacations. यहाँ कुछ डिस्कशन दिए गए हैं जो उन बच्चों के साथ में पहेली और बूझो की क्लास में, और उसके बारे में पूछा गया है, उन प्लेसेस के बारे में पूछा गया है जो समर वेकेशन में उन्होंने विज़िट किए। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन। उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो लोग जो है अपने नेटिव विलेज बाय ट्रेन गए थे, देन बस में कुछ लोग, एंड फाइनली बुलेट कार्ट यानी कि बैलगाड़ी में। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय अ एरोप्लेन। उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने जो समर वेकेशन का टाइम था उन्होंने एरोप्लेन पर विज़िट किए थे, ट्रैवल किए थे। एंड अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिनिशिंग ट्रिप एंड हिज अंकल बोट। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, दूसरे थे, जो अपना जो समर वेकेशन है वो इस तरीके से स्पेंड किए कि उन्होंने कुछ दिन हॉलीडे के टाइम पर अपने अंकल के साथ में, अंकल के बोट पर फिशिंग ट्रिप पर गए। द टीचर देन आस्क्ड देम to read newspaper article that mention about a small wheeled vehicle that move on the soil of Mars and conduct experiment। जो टीचर थे उन्होंने बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सजेशन दिया जिसमें मेंशन था कि व्हीकल के बारे में, व्हीलेड व्हीकल के बारे में, जिसके थ्रू सॉइल से यानी कि अर्थ से मार्स तक एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। देयर व्हीकल वेयर टेकन बाय द स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। और एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट के बारे में जानकारी थी। मीन वाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरी अबाउट इंसेंट इंडिया। यहाँ पहेली जो है इंसेंट इंडिया की कुछ स्टोरी पढ़ी थी। एंड wanted to know how people travel from one place to another। और वह चाहती थी कि ये जानना कि कैसे पीपल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते थे इंसेंट टाइम पे, प्लेस टू अनदर इन ईयरलियर टाइम, उस टाइम पे। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग बच्चों से क्लास में पूछा गया जिन्होंने अपना हर एक अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर किए। तो अब हम देखते हैं कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है, कैसे ट्रांसपोर्ट का ऑरिजिन हुआ, कैसे ट्रांसपोर्ट जो है चलन में आया और कैसे आज ये हमारे डेली डेज के हिस्सा बन चुके हैं, हमारे ज़िंदगी के हिस्सा बन चुके हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत लंबे सालों तक, बहुत लंबे वक्त तक, आज से कई लाखों साल पहले पीपल के पास ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। वह केवल अपने पैरों के सहारे विद द हेल्प ऑफ फुट के सहारे ही, विद द हेल्प ऑफ फुट, वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर पाते थे और साथ में अपने बैग पर भारी वजन चीज़ें लाद के चलते थे, गुड्स। लेटर ऑन दे बिगन टू यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देन उसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट बोट वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो यदि हम वाटर के थ्रू यदि एक जगह से दूसरी जगह तक चलना चाहते थे तो बोट का यूज़ किया जाता था वाटर में चलने के लिए एंशिएंट टाइम पे। टू बिगिन विद बोट वर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच ए हॉलो कैविटी कुड बी मेड। जो पुराने ज़माने के बोट थे वह बीच में कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि हॉलो रहते थे, हॉलो कैविटी टाइप से, हॉलो टाइप से रहते थे। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट। और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो लोग हैं वह वुड के अलग अलग पीसेस को, डिफरेंट पीसेस को एक साथ रखते थे और उस बोट का कुछ नया सा शेप देते थे टू द बोट। These shape imitated the shape of the animal living in water। वो शेप इस तरीके से दिए जाते थे उन बोटों की कि जिस तरीके से एनिमल जो है वाटर पे रहते हैं। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन शेप्ड ऑफ द फिश इन चैप्टर नंबर 8 and 9।
तो यहाँ बोला गया है कि वह एक्वेटिक एनिमल्स में, जो फिशेस में स्ट्रीमलाइन रहते हैं, वह किस तरीके से रहते हैं और इनका सेफ जो बोट रहते थे उसका सेफ ऐसा क्यों दिया जाता था। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान दौड़ाना होगा जब हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 और 9 के बारे में। ओके, इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और व्हील का इन्वेंशन होना, ये ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत ही महान बदलाव था। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। और जो व्हील का डिज़ाइन है वह हज़ारों साल तक उसे मॉडिफाई किया गया, इम्प्रूव किया गया। एनिमल वर यूज्ड टू पुल कार्ट दैट मूव ऑन व्हील। और इन व्हील्स को मूव करने के लिए जो है एनिमल का यूज़ किए जाते थे, पुल करने के लिए, खींचने के लिए। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals. 19th century के स्टार्टेड टाइम पे जो लोग थे वे पूरी तरीके से निर्भर रहते थे एनिमल पर। बोट एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बोट पर और शिप पर, ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली मूव हो सके या यात्रा कर सकें। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलप ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद जो स्टीम इंजन आया वह न्यू दुनिया के में एक नया ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, डेवलपमेंट था, न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक नया मतलब के रूप में। रेल रोड वर मेड ऑफ स्टीम इंजन ड्राइवन कैरीज एंड वैगन्स लेटर कम। आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कुछ हिस्से दिए गए हैं। इन्हीं की वजह से हम प्लेस टू प्लेस क्या हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जा सकते हैं। ओके, ऑटोमोबाइल सच ए मोटर कार। ऑटोमोबाइल्स में हम बात करें सच ए मोटर कार के, ट्रक की एंड बसेस की। मोटराइज्ड बोट एंड शिप वर यूज्ड ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। तो उसमें से जो है मोटराइज्ड बोट जो रहते हैं और शिप जो रहते हैं आज वो यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर में। ठीक है, इसके अगले वाले हिस्से में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो अपन लोग यहाँ थे, लेकिन आज मोटराइज्ड बोट एंड शिप वर यूज्ड इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। मतलब वाटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मोटराइज्ड बोट का यूज़ किया जाता है और शिप का। द अर्ली ईयर्स ऑफ 19 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। और जो ईयरली टाइम था 19th सेंचुरी का, उस टाइम पे हमने देखा कि एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। और उसके बाद जो है पैसेंजर और गुड्स के कैरी करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल एंड सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो उसमें से देखिए, तो 19th सेंचुरी के पहले की बात की है हम बच्चों, लेकिन उसके बाद 20th सेंचुरी में यदि हम एंटर करते हैं तो 20th सेंचुरी में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन की, मोनोरेल की, सुपरसोनिक एरोप्लेन की एंड स्पेस क्राफ्ट की। ये कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन है जो 20th सेंचुरी ने हमें दिए। आप सो द फिगर नंबर 10.1 सो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अभी कुछ देर पहले हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि किस तरीके से अलग अलग मोड होते हैं ट्रांसपोर्ट के। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। तो जो जितने भी अभी थोड़ी देर पहले इमेजेस या डायग्राम आपको दिखाए गए, वो डायग्राम क्या थे आपको पता है, ये थे। ये इनको क्या करना है, आपको अरेंज करनी है कि सबसे पहले जो आया था वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा था, उसकी बात कौन आया, और आज तक मोस्ट रिसेंट अभी वाला जो रिसेंट जो इन्वेंशन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में वह कौन सा है। ओके, नाउ कौन सा है, तो इसको अरेंज करनी है। आर दे एनी ऑफ दिस अर्लियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। और आर देयर एनी ऑफ द अर्लियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज़ टुडे। और ऐसा क्या कुछ है जो अर्लियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकिन आज उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको डिस्कशन में बतानी है। चलिए अब एक हम दूसरा टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, वो है हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। कितना वाइड है, कोई एक डेस्क है, वह डेस्क ये है, इसका वाइड कितना है, मतलब चौड़ाई कितनी है, वाइड कितना है, इसको किस तरीके से काउंटिंग करनी है, कैसे हम देखते हैं। चलिए,
हाउ डिड पीपल नो अबाउट फार दे हैव ट्रेवल, लोगों को कैसे पता चल पाता है कि वो कितने दूर चले गए जब वह ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैवल करते टाइम कितने दूर चले गए ये कैसे पता चलता है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल। तो आप जब कभी स्कूल जाते हैं तो आपको कैसे पता चल पाता है कि आपने कितने लंबी यात्रा तय कर ली है, या है वह आप रिक्शा से जाओ तो और चाहे बस के थ्रू जाए तो तब भी आपको यह कभी अनुभव हो पाता है कि आपने कितना दूरी या डिस्टेंस कवर कर लिया है। व्हेन यू नीड टू परचेस समथिंग्स, यदि आपको कुछ कभी ज़रूरत पड़े, जब कभी भी ज़रूरत पड़े, यदि आप कुछ खरीदते हैं, परचेस करते हैं, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, तो सॉरी समथिंग इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू दिस मार्केट। तो यदि आप कुछ चीज़ परचेस कर सकते हैं, करते हैं, इज इट पॉसिबल, या क्या संभव है फॉर यू आपके लिए टू वॉक टू द मार्केट, कि कुछ आपको कुछ खरीदना हो मार्केट से या कुछ चीज़ ज़रूरत हो तो उसको परचेस करने के लिए आप मार्केट तक वॉक करें। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे पाएंगे। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना, हाउ फार अ प्लेस इज़, कि मार्केट का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वह आपके घर से कितनी है। सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया, तो इसको जानने के लिए हमारे पास एक आइडिया है, हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, हमें कैसे उस जगह पर जानी है और कैसे हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। वॉक, टेक ए बस और ट्रेन, अ शिप एंड द एरोप्लेन और इवन ए स्पेस क्राफ्ट, तो हमारे पास बहुत अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं के थिंग्स हैं, वह हैं वॉक करके चल सकते हैं हम, बस ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, शिप ले सकते हैं, एरोप्लेन और इवन यहाँ तक स्पेस क्राफ्ट, यदि हमें स्पेस में ट्रेवल करनी है तो हम स्पेस क्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। नाउ समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट वोज लेंथ और विथ वी नीडेड टू नो, लेकिन कभी काल हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका हमें लेंथ और विथ दोनों जानने की ज़रूरत पड़ती है, या दोनों जानने की जिज्ञासा होती है और जानने की ज़रूरत रहती है। इन पहेली एंड बूझो इन क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी सर्व्ड बाय 2 स्टूडेंट, तो यहाँ बोला गया है कि बूझो और पहेली के क्लासरूम में एक बड़ी सी डेस्क है जिसमें 2 बच्चे बैठ सकते हैं अच्छे से। पहेली एंड बूझो सार 1 डेस्क, जो पहेली और बूझो वो दोनों एक ही डेस्क में रहते हैं, बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्ट दैट द अदर इज़ यूजिंग अ लार्ज शार्प ऑफ द डेस्क, लेकिन जैसे ही क्या एक का दूसरा एंड होता है उसके ठीक दूसरे से दूसरा जुड़ा होता है। और आगे क्या है देखते हैं बेटा। On the teacher suggestion they decided to measure the length of the desk, लेकिन टीचर का सजेशन रहता है कि वह अपने जो डेस्क है उसका मेज़र डिसाइड करें। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट एंड ड्रा अ लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ ऑफ द डेस्क, तो उन्होंने बोला कि मैं जो टीचर का सजेशन है कि वह अपने डेस्क का मेज़र करें और उसमें पूरे डेस्क को सबसे पहले लाइन में मेक अ शार्प एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट, मतलब बीच में जो डेस्क है उसके बीचों बीच में एक लाइन डिसाइड करें जिस लाइन के थ्रू जो है उनको 2 हाफ हिस्से में डेस्क को डिसाइड किया जा सके या सेपरेट किया जा सके। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी fond of playing gilli danda with their friends. Bujo bought a set of gilli and danda with him. Here is how they tried to measure the length of the desk using the danda and the गिल्ली। अब जो बूझो और पहेली हैं वह गिल्ली डंडा खेलती हैं अपने दोस्तों के साथ। तब यहाँ बूझो और पहेली के सामने ये क्वेश्चन उठता है कि इस गिल्ली और डंडा की मदद से हम इस डेस्क का लेंथ कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। Now the desk seems to be having a length equal to the danda length and the 2 length of the gilli। क्या बोला जा रहा है? The desk seems to be having a length equal to 2 डंडा लेंथ। यहाँ बोला गया जो डेस्क है उसका लेंथ बराबर है किसके, यदि हम उस गिल्ली डंडा में डंडे का मेज़रमेंट करें तो उसकी 2 डंडा लेंथ के इक्वल है किसका, डेस्क का लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली और 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली के। ड्राइंग अ लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क लीव ईच ऑफ देम हैप्पी विथ हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू द डंडा एंड द गिल्ली इन लेंथ आफ्टर अ फ्यू डेज। Okay, my dear student of class 6, how are you beta? I hope you all will be fine.
So today in this session would go and discussion the chapter number 10 where we have discussion the transport. So without any wait, let's look. इसके पिछले वाले क्लासेस में हमने दो और चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। सो इसमें हम अपन लोग समझेंगे हाउ डेस्क इज़ द वाइड, मतलब डेस्क जो है कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी लंबी है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। सो हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, जो लोग हैं वह कैसे जान पाते हैं कि वह कितनी दूरी जो है ट्रेवल कर चुके हैं। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। आपको कैसे पता चल पाता है, आप कैसे ये जान पाते हैं कि आपने कितना दूरी तय की है। आपको कैसे पता चल पाता है कि आपको रिक्शा लेते टाइम और रिक्शा से और बस से स्कूल जाते टाइम आपको कितनी लेंथ जो है कवर करनी पड़ती, कितनी दूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। When you need to purchase something, यदि आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है पॉसिबल है कि आप रास्ते से चलें और चलते हुए जो है आप मार्केट जाएं। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आपको कैसे पता चलेगा इन क्वेश्चनों का आंसर। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़, आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि जो आप घर से मार्केट जा रहे हैं वह इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसके थ्रू आप ये बता पाएँ कि आप मार्केट या उस प्लेस पर कैसे पहुंच पाएंगे। वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन और शिप एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेसक्राफ्ट, आप चल सकते हैं, बस ले सकते हैं, बाय द ट्रेन जा सकते हैं, शिप ले सकते हैं यदि वह वाटर रूट हुआ तो, एरोप्लेन ले सकते हैं, इवन स्पेसक्राफ्ट भी ले सकते हैं आप जो है कहीं दूर ट्रेवल करना चाहें तब। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट वोज लेंथ और विथ वी नीडेड टू नो, बहुत बहुत टाइम जो है ऐसी ही चीज़ें होती हैं हमारे सामने आ जाती हैं, पेश हो जाती हैं, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ और विथ दोनों जानने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये दोनों हमें जानने की ज़रूरत पड़ जाती है। यस, इन पहेली एंड बूझो क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय द टू स्टूडेंट, बूझो और पहेली के क्लासरूम पे एक बड़ा सा डेस्क है और जिसको दो बच्चे जो है, दो स्टूडेंट जो है, टू स्टूडेंट क्या करते हैं, शेयर करते हैं बेटा। पहेली एंड बूझो हैव वन डेस्क, लेकिन बूझो और पहेली के पास क्या है, केवल एक ही डेस्क है। बट फ्रिक्वेंटली एंड अब ऑब्जेक्ट दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क, लेकिन यहाँ कुछ समझ में उनको ये नहीं आ रहा है कि कैसे उसको इक्वली में जो है वो लोग सेपरेट कर पाएँ उनको, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक बच्चा या कोई एक जो है उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेता हो या कुछ ज़्यादा डेस्क का ज़्यादातर एरिया को कवर करता हो एक्स कंपेरिजन टू द अनदर। सो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क, अब टीचर का सजेशन ये है कि यदि आपको इस डेस्क पे बैठनी है और डेस्क को शेयर करनी है तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप इसको क्या कर लें, इक्वल लेंथ में क्या कर लें बेटा, मेज़र कर लें। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट एंड ड्रा इट अ लाइन टू सेपरेट टू हाल्फ्स ऑफ द डेस्क, तो टीचर का सजेशन यही है कि आप डेस्क के मिडिल पर एक ड्रा लाइन कर लीजिए, लाइन को ड्रा कर लीजिए और जिससे आपको दो अलग अलग सेपरेट जगह डेस्क पर मिल सकें। बोथ पहेली एंड बोझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स, ओके, तो बोझो और पहेली जो हैं ये दोनों ही गिल्ली डंडा खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं अपने दोस्तों के साथ। बोझो थ्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम, जो बोझो है उसके पास उन्होंने खरीदा है गिल्ली और डंडा का एक सेट उनके पास है। हेयर इज़ हाउ दे ट्राइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा, अब उनके सामने एक बड़ा सा विकल्प ये है और वो कोशिश करते हैं कि उन्हीं गिल्ली डंडों के जो सेट उनके पास है उनका हेल्प लें और उस डेस्क को मेजरमेंट करने की कोशिश करें, मेजरमेंट करें। ओके, the desk seen to be having a length equal to डंडा length and two length of the गिल्ली, मतलब जो डेस्क है उसकी जब टोटल लंबाई मेज़र की गई तो वह दो डंडे के बराबर और दो गिल्ली के बराबर हो रही थी, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए क्या है, यहाँ आप अच्छे से देखेंगे
एक डंडा जो है इधर है लेफ्ट साइड राइट साइड पे और दूसरा डंडा जो है लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई देगा, और साथ ही 2 गिल्ली उसके बीच में मेजरमेंट हो जा रहे हैं, यानी कि टोटल लेंथ जो है डेस्क का है वह 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है। तो 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर हैं। अब आगे क्या करना है आपको, यस द desk seen to be the having a length equal to the danda length and 2 length of the gilli. Drawing a line in the middle of the desk, leave each of them happily with a half of the desk equal to the danda and the gilli इन लेंथ। ओके, तो दोनों जो हैं आप बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने उस डेस्क के पूरे लेंथ को माप लिया है, मेजरमेंट कर लिया है, जिसमें हर एक हिस्से मतलब कि हाफ हिस्सा जो है एक डंडा और एक गिल्ली के बराबर है, देन उसके बीच में जो है सेपरेट लाइन खींची गई है। अब दोनों जो है बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर रहे हैं डेस्क को। ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद क्या होता है, द मार्क लाइन गेट वाइप्ड आउट। जो मार्क लाइन उन्होंने बनाई थी, यहाँ देखिए जो मार्क लाइन उन्होंने बनाई थी जो कि वाइट कलर की है, वह क्या हो जाती है बेटा, मिट जाती है। अब उनके पास में एक दोबारा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन उठने लगा। क्या क्वेश्चन उठने लगा, बूझो नाउ हैज अ स्टार्ट सेट ऑफ द गिल्ली एंड बूझो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज अ ओल्ड वन। क्या बोला गया है कि जो बूझो है उसके पास अब गिल्ली डंडा का नया सेट है, उन्होंने वह गिल्ली डंडा खो दिया या लॉस्ट हो गया जो उन्होंने पिछली बार मेजरमेंट के लिए यूज़ की थी। अब क्या है उनके सामने, एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। द लेंथ ऑफ द डेस्क सीन्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो फिर से न्यू सेट के साथ जब मेज़र करना स्टार्ट किया गया गिल्ली डंडा की, तब वो इस तरीके से क्रिएशन, मतलब यहाँ दूसरे डेस्क में देखेंगे आप फिगर नंबर 10.3 पे, तो इस तरीके से उनके पास क्या आने लगा है, ये एक नया प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट हो गई। कैसे कि जो डेस्क की लेंथ है न्यू गिल्ली डंडे के सेट से, तो उनके 2 डंडा और 1 गिल्ली के बराबर है। अब इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है उनके लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों, यदि 2 गिल्ली होता तो सिंपल सी मतलब थी कि 1 डंडा और 1 गिल्ली जो है किसके एक पार्ट में सेपरेट चली जाती, और 1 डंडा और 1 गिल्ली जो है दूसरे पार्ट में सेपरेट चली जाती। लेकिन यहाँ जो है उनके सामने एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गई है। तो कैसे वो लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके class 6, how are you beta? I hope you all will be fine. So in this session we have a go and discussion गिल्ली डंडा के मेज़रमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, डेस्क की मेज़रमेंट के बारे में बात कर रहे थे, डेस्क की लेंथ को मेज़रमेंट कर रहे थे। तो उसी कड़ी में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उनके सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बूझो और पहेली के सामने, वो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए without any wait, let's look. Hello. Now when measure with the new set of the gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length and 1 gilli length with a small length still left out. क्या हो गया, हेलो दोस्तों, कि यहाँ जब उन्होंने, अब क्या हुआ उनके सामने प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि जब उन्होंने मेज़र किया न्यू सेट गिल्ली और डंडा से डेस्क का, तो उन्होंने पाया कि जो न्यू डेस्क है वह न्यू गिल्ली डंडा के सेट से 2 डंडा और 1 गिल्ली के बराबर हो रही थी। उनके सामने प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब उसको वह सेपरेटली हाफ एंड हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। दिस इज लेस देन अ 1 गिल्ली लेंथ, नाउ व्हाट, क्योंकि थोड़ा सा जगह बच रहा था जिसको मेजरमेंट करना आसान नहीं था। अब उनके सामने कौन सा विकल्प है और वो क्या करेंगे। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू, आप लोग क्या सजेशन देंगे कि वो लोग क्या करें। यू हैव एनी आइडिया, सो प्लीज कॉमेंट। डू मेजर द लेंथ ऑफ द whole desk, can they use a cricket wicket and ball to the measure the length, or do you think that is the might create a similar problem? क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वह क्रिकेट विकेट का स्टैम्प का यूज़ करेंगे, क्या वह बॉल का यूज़ करेंगे, मतलब गिल्ली का यूज़ करेंगे जो कि स्टैम्प के ऊपर लगाई जाती हैं। आपका क्या विचार है। और यदि ऐसा वो करते हैं, पहेली और बूझो यदि ऐसा करते हैं, लेंथ लेते हैं या गिल्ली की मदद से लेते हैं और स्टैम्प का मदद लेते हैं, तब उनमें सिमिलर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी। आपका क्या विचार है, चलिए देखते हैं। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ सेम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट ऑफ इट।
क्या बोला गया है कि आप सोचिए, एक विचार है आपके सामने कि वो लोग एक स्मॉल लेंथ का, छोटी सी लेंथ का एक स्ट्रिंग्स लेंगे, धागा लेंगे और उसकी जो जगह पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे, पॉइंट करेंगे। दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ, और वह क्या है, उस यह धागे का लेंथ है। दे कैन मेजर द विथ ऑफ द डेस्क इन द स्ट्रिंग लेंथ, उस स्ट्रिंग लेंथ की मदद से वह डेस्क की विथ को क्या करेंगे, मेजर करने की कोशिश करेंगे। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग एज अ मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या बोला गया कि वे कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे यूज, वो कैसे यूज कर पाएंगे द स्ट्रिंग, धागे को, टू मेजर द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को मापने के लिए उस धागे का यूज कैसे कर पाएंगे, लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दे कैन फोल्ड, वो दे कैन फोल्ड कैसे कर सकते हैं, द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू द 1.5, 1/4 एंड 1/8 पार्ट के हिसाब से वह अलग अलग मतलब मार्क कर सकते हैं उस धागे पे। स्ट्रिंग लेंथ नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। और फाइनली ऐसा हो सकता है कि जो बूझो और पहेली हैं वह क्या कर पाएँ, जो डेस्क है उसको स्ट्रिंग की मदद से एग्जैक्टली क्या कर पाएँ, सेपरेट कर पाएँ, एग्जैक्ट कर पाएँ। यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स, क्या आपको लगता है या उनको करनी चाहिए ऐसा कि वो स्केल का यूज़ कर पाएँ ज्योमेट्री बॉक्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या Buzo has been reading about the way people used to measure distance. Okay? Yes, यहाँ देखिए ये बच्चा है, ये जो है पूरे डेस्क को, लेंथ को क्या कर रहा है, मेज़र करने की कोशिश कर रहा है, मेज़र कर रहा है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वेयर वर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। There are so many occasions when we come across a need to measure length and distance. हमारे सामने बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए। The toiler needed to measure the length of the cloth to know if it enough to stitch or kurta. कैसे, एक दर्जी को ज़रूरत पड़ती है लेंथ मापने के लिए क्लॉथ का, क्यों, क्योंकि उसको बनाना होता है, क्या सफिशिएंट है क्लॉथ कुर्ता बनाने के लिए, स्ट्रिंग्स करने के लिए। अ कारपेंटर नीडेड टू मेजर द हाइट, और कारपेंटर को ज़रूरत पड़ती है मेज़र करने की हाइट की और ब्रेथ की, ऑफ कैब कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही नीडेड, ताकि उसको कितना वुड, ताकि उसको कितना ज़रूरत है किसकी, वुड की, लकड़ियों की, ताकि वह डोर बना सके। द फार्मर नीडेड टू नो द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड, और एक फार्मर को ज़रूरत पड़ती है उसके खेत की लेंथ और ब्रेथ जानने की, इसलिए क्योंकि उसको सीड कितना बोना है, सीड कितना यूजेस होंगे, फर्टिलाइजर्स कितने यूज़ होंगे, कितनी वाटर देना पड़ेगा, इन सब की चीज़ों के लिए उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सपोज यू आर आस्क, हो सकता है कि आप पूछें हाउ टॉल यू आर, कि आप कितना लंबे हैं, कितने लंबे हैं। You want to tell the length of the straight line from the top of your head to the heel of your feet. तब आपको ये ज़रूरत पड़े कि आप कितने लंबे हैं, तब क्या करेंगे, लेंथ मेजरमेंट करेंगे स्ट्रेट लाइन से फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट, आपके सर से आपके पैर तक। हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, यह आपका जो रूम है वह कितना लॉन्ग है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, हाउ फार इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, हाउ फार अवे इन द मून फ्रॉम द अर्थ। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट जरूर होंगे। कैसे आप इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग्स इज कॉमन। जितने भी हमने क्वेश्चन पहले अभी कुछ देर पहले जो हमने बताई उसमें एक चीज़ कॉमन है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, कि सारे जो चीज़ें जो हैं दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस को कंसर्न कर रहे हैं। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ like the two ended of the table or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari। का डिस्टेंस कितना है। Let's us do few measurement to see what exactly we needed to do।
चलिए कुछ मेजरमेंट को करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। How are beta? I hope you all will be fine. So in this session we would go and discussion the some measurements activities which are related to the chapter. इससे पहले हमने कुछ चीज़ें ये देखी थी जिसमें हमने देखा था कि बुझो और पहले के सामने कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, उसको कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं, वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाई वन यूजिंग योर फूड। आप जो है इस काम को ग्रुप में करिए और हर एक को करनी है इस एक्टिविटी को वन बाई वन अपने पैरों का यूज़ करने के करके। ओके, कैसा है ये? यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड द ब्रीथ फॉर द ऑफ द क्लासरूम। यूनिट ऑफ लेंथ, 1 मिनट देख लेते हैं, ये सर यही है। यूनिट ऑफ लेंथ, कोई भी यूनिट ले लीजिए लेंथ का जिससे आप मेज़रमेंट कर पाएँ, उसके बाद जो है मेज़र करनी है। और यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने पैरों का यूज़ कर सकते हैं मेज़र करने के लिए। ओके, सो मेज़र द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द क्लासरूम। आपको मेज़र करनी है, लेंथ मेज़र करनी है और ब्रीथ मेज़र करनी है आपके क्लासरूम का। इट इज़ पॉसिबल, यह पॉसिबल है क्या? दैट वाइल मेजरिंग दीज you may find some part remain to be the measure as it the similar than your foot। क्या ऐसा मेज़र करते टाइम ऐसा पॉसिबल हुआ कि कुछ ऐसे पार्ट आपको मिले जो बच गए मेज़र करने के लिए आपके पैरों से? यूज अ स्ट्रिंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। आपको वह पार्ट को क्या करनी है, दोबारा मेज़र करनी है, लेकिन इस बार आपको यूज़ करना है क्या? धागा। क्यों? क्योंकि आप जो जब क्लासरूम का ब्रेथ और लेंथ मेज़रमेंट कर रहे थे तब आपको थोड़ी सी समस्या जा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसा प्लेसेस बच गया था जो आपके फुट्स के जस्ट छोटे थे। तब उसको कैसे मेज़रमेंट किया जाता है? उतनी ही लंबाई का एक धागा लेना है और उसके हेल्प से आपको आगे मेज़रमेंट करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल नंबर 10.1। आपको रिकॉर्ड करनी है और यही मेज़रमेंट को टेबल नंबर 10.1 पे, जैसे कि आपके सामने ये टेबल दिखाया गया है, इसमें भरनी है। क्या है? नेम ऑफ द स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द क्लासरूम, विथ ऑफ द क्लासरूम। आप जो है स्टूडेंट के नेम लिखेंगे इन 3 व फर्स्ट के 3 कॉलम में, जैसे कि आप खुद मेज़रमेंट कर रहे हैं लेंथ और विथ अपने क्लासरूम का तब। और दूसरा, यदि आपके दोस्त कर रहे हैं और आने वाले 2 दोस्त कर रहे हैं तो उनका भी नाम लिख के और उनके पैरों से जो है टोटल लेंथ आपके क्लासरूम का और टोटल ब्रेथ कितनी है। ओके, ये इस तरीके से मेजरमेंट करनी है। ओके बेटा, नाउ टेक ए एक्टिविटी सेकेंड, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज ए हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ ए टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। ओके, तो सेकेंड एक्टिविटी में आपको करनी क्या है? आपको अपने हाथों का, हत्था का यूज़ करना है कि जो आपके स्कूल के जितने भी टेबल और डेस्क हैं उनको हैंड का यूज़ करके या हैंडों का यूज़ करके आपको मेजरमेंट करनी है। ओके ओके, चलिए देखते हैं। हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीडेड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्कम एंड देन फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन द टेबल नंबर 10.2। क्या करना है? आपके एक बित्ते के बराबर, क्या बोला जा रहा है कि आपके एक बित्ते के बराबर एक धागा लेनी है। उस धागे को अब आप मेज़रमेंट यूनिट की तरह काम में ले सकते हैं और इसके बाद जो भी आप मेज़र करते हैं उन सब को जो है आपको टेबल नंबर 10.2 के कॉलम पे फिल करनी है। ओके, वी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ द अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट का मतलब है कंपेयर करना उस चीज़ को जो हम चीज़ें नहीं जानते, अननोन क्वांटिटी। ओके, तो आपके सामने आ गया ये टेबल नंबर 10.2। इसमें आपको क्या करनी है? मेज़र ब्रेथ और ब्रेथ करनी है टेबल का। वो मेज़र द ब्रेथ ऑफ द टेबल, जो मेज़र करने वाला है वह कौन है? किसके, कौन से फ्रेंड्स के एक बित्ते के हिसाब से आप जो है उसको मेज़र कर रहे हैं और उसके हिसाब से एक डेस्क का कितने नंबर हैंड स्कैम है, मतलब कितने बित्ते का एक डेस्क है। उसी तरीके से जो मेजर कर रहे हैं, यहाँ 4 कॉलम दी गई हैं, चारों कॉलम में अपने दोस्तों के नाम, खुद के नाम डालने हैं आपको और उसके बाद में आपके एक बित्ते के मतलब आपके बित्ते के हिसाब से कितनी लेंथ है डेस्क का, कितना ब्रेथ है डेस्क का, इस मेजरमेंट को आपको इस टेबल नंबर 2 पे लिखनी है। ओके, नाउ विथ सम नॉन क्वांटिटी, दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट।
किसकी मदद से आपको ये काम करनी है, कुछ जिसको हम फिक्स जानते हैं कि हाँ ये इतने सेंटीमीटर का एक बित्ता इतने सेंटीमीटर के बराबर इतने इंचेस हैं, तो फिक्स क्वांटिटी आपको लेनी है। सम नॉन क्वांटिटी जो कि आप जानते हैं उस क्वांटिटी को लेनी है, उसकी मदद से आपको जो है क्या करना है, इसको फिक्स करनी है। अब यदि आपको क्वेश्चन पे पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट, तो आप बोलेंगे एनी ऑब्जेक्ट वी कैन मेजर इन नॉन क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, एनी ऑब्जेक्ट वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ इट इन नॉन क्वांटिटी, दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। ओके, तो आपको जब इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप ऐसे यूज करेंगे। क्या मैं बोला हूँ, when when we can measure the unknown quantity with some known quantity, this non-fixed quantity is called unit. Okay, the result of a measurement is expressed in two part. जो रिजल्ट है मेजरमेंट का उसको आप दो अलग अलग हिस्सों में आप एक्सप्रेस करिए। वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, नंबर की मदद से आपको बतानी है, और दूसरा पार्ट क्या है, मेजरमेंट की यूनिट के हिसाब से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। चलिए वो बोला गया है कि इसको समझने के लिए अपन लोग फर्स्ट एक्टिविटी को रिकॉल करते हैं, जहाँ जो रूम का टोटल लेंथ था वह कैसा था, 12 लेंथ ऑफ योर फुट, आपके फुट के 12 लेंथ के बराबर थी। देन 12 इज़ द नंबर एंड फुट लेंथ इज़ अ यूनिट। तो क्या है, जो 12 है वह आपका नंबर है कि 10 फुट लेंथ के बराबर वो टोटल डिस्टेंस थी, ये टोटल लेंथ था किसका, रूम का। लेकिन फुट लेंथ क्या है, एक फुट लेंथ क्या है, ये आपका यूनिट है। सेलेक्ट फॉर द मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है। ओके बेटा, Okay, Now, my in dear this session, student of class हम 6, इतना how ही are you, beta? डिस्कशन I करते hope हैं। you all will इसके be fine. अगले चैप्टर में So हम in आगे this की चीज़ों session को we have बताएंगे। go तब and तक आप सब discussion. अपना ख्याल रखिए। So this Thank is you. the another video in the motion chapters and motion measurement of distance. So without any wait, let's look. Moving things around us. बहुत सारी चीज़ें जो है अपन लोग देखते हैं, मूव करते हैं हमारे अगल बगल, वो क्या हैं उनके बारे में समझते हैं। ओके, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली। आप जो है उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो ऑब्जेक्ट के बारे में आप जो है देखे हैं कुछ ही टाइम पहले। लिस्ट दैम इन टेबल नंबर 10.4। उनको क्या करना है बेटा, लिस्ट करनी है टेबल नंबर 4 पर। दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग, जिसमें शामिल हैं स्कूल बैग, मॉस्क्यूटो, अ टेबल, अ pupil सिटिंग ऑन चेयर, pupil मूविंग अराउंड, moving about you. Okay, sitting on the chair of pupil moving about. The first may also have a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house or a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machines, a ball, clock or the hands of a clock. मेक यू लिस्ट एज अ लार्ज यू कैन एज यू कैन। आप जितना कर सकते हैं उतना लंबी लिस्ट बनाइए चीज़ों के बारे में जो आपने कुछ देर पहले देखी हैं। ओके, विच ऑफ दीज आर मूविंग और विच आर एट रेस्ट। अब उनको अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड कर दीजिए कि कितने चीज़ें ऐसी थी जो कि मूविंग को शो कर रही थी, मूविंग बिहेवियर को शो कर रही थी, और कितने चीज़ें ऐसी थी जो कि रेस्ट पोजीशन पर थी। ओके, तो आपको इस टेबल नंबर 10.4 पे ये चीज़ें को लिखनी है। जैसे बोला गया है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑफ बिहेवियर, ऑब्जेक्ट इन मोशन बिहेवियर। तो जितने सारे हमने चीज़ें अभी काउंटिंग किए या लिखे वो और लंबी लिस्ट हो सकती है। तो उसमें से कितने सारे चीज़ें ऐसे थी जो कि रेस्ट बिहेवियर शो कर रही थी और कितने सारे ऐसे चीज़ें थी जो कि मोशन के बिहेवियर को शो कर रही थी। तो इसको जो है आपको टेबल 10.4 पे आपको राइट करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इन ए मोशन और एट रेस्ट। तो आपके सामने ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हाँ सर, अपन लोग तो इसको टेबल को कंप्लीट फिलअप कर लेंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है और कौन सा चीज़ एज अ मोशन बिहेवियर को फील कर रहा है। ओके, so you might have noticed that the bird is not at the same place after some time.
आपने नोटिस किया होगा कि जो बर्ड्स रहते हैं बेटा वो कभी भी एक ही जगह पर लंबे वक्त तक नहीं रहते, वो कुछ देर बाद जो है अपनी प्लेस में चेंजेस कर लेते हैं। वाइल द टेबल इज़ एट द सेम प्लेसेस। लेकिन यदि हम टेबल की बात करें तो टेबल में आफ्टर सम टाइम भी आप देखेंगे तो टेबल उसी पोजीशन पर रहेगा, उसी प्लेस पर रहेगा, क्योंकि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि अपने आप ही वह टेबल एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। On this basis, you may have decide whether an object is rest or its motion। तो इसके बेसिस पर आप जो है डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में है और कौन सा मोशन पे है। सो लेट्स लुक एट द मोशन ऑफ ए अंट एंड क्लोजली। तो आपको चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और इस एक्टिविटी को आप जो है क्लियरफुली देखेंगे। लिखा है एक्टिविटी नंबर 6 वेयर सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड अंट। आपको उस जगह को सेलेक्ट करनी है जहां आपको ईजिली तरीके से अंट देखने को मिल जाए। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आपको क्या करना है, वाइट पेपर जो है, वाइट पेपर शीट का, लार्ज शीट का वाइट पेपर जो क्या करनी है, स्प्रेड यानी कि फैला देनी है ग्राउंड पे, और उसके ऊपर जो है कुछ शुगर के दाने या कुछ शुगर आपको फैला देने हैं जगह जगह। Ant are likely to be attracted to the sugar and you will find many ant crawling on the sheet of the paper soon। तो क्या करना है, जो अंट होते हैं बेटा उनको बहुत पसंद रहती हैं शुगर, तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होती हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है आप बहुत सारे अंट को क्राउलिंग करते हुए देख पाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ शीट ऑफ द पेपर सोन। ओके, सो फॉर एनी वन अंट, तो उसमें से केवल एक अंट को लीजिए। ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विथ अ पेंसिल नियर इट्स पोजीशन। तो आपको क्या करना है कि एक अंट को देखना है, देखते रहना है, और जहाँ पास वह अंट थोड़ी देर के लिए स्टेबल होती है, खड़ी होती हैं, तो आप उस जगह पर मार्क करनी है। अपन लोग एक्टिविटी 6 पर आगे वाले वीडियो में हम जहाँ मैंने देखा कि आपको एक ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ आपको अंट को फाइंड करने में ईजिली हो, या आप अंट को आसानी तरीके से वहाँ मिल सकें। तो इसके लिए क्या करनी थी, बोला मैंने कि कुछ आपको लार्ज शीट ऑफ पेपर लेनी है, वाइट पेपर लेनी है, और उसको फैला देना है, और उसको फैलाने के बाद जो है ग्राउंड में कुछ लिटिल शुगर उसके ऊपर छोड़ देनी है, इधर उधर बिखरा देनी है। अंट आर लाइकली टू द अट्रैक्ट टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी अंट क्राउलिंग ऑन द शीट ऑफ द पेपर सून। तो जो अंट होते हैं बेटा उनको बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं शुगर, तो वो बहुत जल्दी से उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, और थोड़ी देर बाद आपको बहुत सारे अंट जो है देखने को मिल जाएंगे क्राउलिंग करती हुए सीट ऑफ द पेपर में देखने को मिल जाएंगे पेपर शोन पे। ओके, सो फॉर एनी वन अंट, तो उसमें से केवल कुछ ही अंटों को, मतलब यदि आप एक अंट को देखना चाहते हो तो इट्स आल्सो भी पॉसिबल। तो एक अंट को आप देखिए और उसको दिमाग में बैठाए रखिए, और ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विथ अ पेंसिल नियर इट्स पोजीशन। तो वो जहाँ पास वो खड़ी रहती है वह एंट, उसके पास में आपको क्या करना है, स्मॉल मार्क बनानी है, और स्मॉल मार्क बनाने के बाद जो है आप उसके पोजीशन को देखते जाइए कि वह क्या करती है। व्हेन इट इज़ जस्ट क्राउल्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर, तो जैसे ही वह शीट ऑफ पेपर पर फिर से क्राउल करती है, कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड एट इट्स मोशन अलोन। तो जैसे ही वह थोड़ा सा मूव करती है और दूसरे प्लेसेस पर जाती है, तो आपको क्या करना है, ऐसे मार्क बनाती जानी है। ओके, आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड दिस अंट द अंट। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि इस जो पेपर शीट था, लार्ज पेपर शीट थी जो वाइट कलर की थी, वह पूरी तरीके से शुगर फ्री हो चुकी है। अब उसमें शुगर का एक भी पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि वह सारे अंट के द्वारा ख़त्म कर दिए गए। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट यू हैव मार्क। अब उन सारे डिफरेंट पॉइंट्स को क्या करनी है बेटा, कलेक्ट करनी है जहाँ आपने मार्क किए थे, द पोजिशन ऑफ द अंट के प्लेसेस पर मार्क करनी है। विथ एरोस, मतलब विथ एरोस का मतलब होता है कि कुछ एरो सिग्नल से आपको क्या करनी है, डोनेटेड करनी है। टू शो द डायरेक्शन इन विच द अंट वाज क्राउलिंग। तो अब क्या करना है, उससे वो डायरेक्शन करेगा कि अंट जो है किधर किधर क्राउलिंग किया। सो ईच पॉइंट यू हैव मार्क सो वेयर द अंट मूव टू इन इंटरवल ऑफ ए फ्यू सेकेंड्स। तो आपने जहाँ जहाँ जो मार्क किए थे बेटा, वह अंट के पोजीशन को शो करता है जहाँ आपने थोड़ी थोड़ी देर पहले जो है अंट ने जब मूव किया तब। ओके, तो मोशंस टू बी सम काइंड्स ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज नॉट इट। ओके, सो यहाँ बोला गया है कि मोशन भी वही है कि कुछ देर बाद, इसी प्रकार के एग्जाम्पल को अपन लोग मोशन में समझ सकते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है फिर अब आफ्टर विथ
आफ्टर सेकेंड द चेंजिंग इन द पोजिशन बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पोजीशन है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं आफ्टर सेकेंड और कुछ आफ्टर सम टाइम्स और विथ टाइम, तो यह जो है यह फिर डेफिनेशन मोशन कहलाती हैं। तो हमने एक्टिविटी 5 को भी देखा है, वेयर डिड यू प्लेस द ऑब्जेक्ट लाइक क्लॉक, जहां आपने एक क्लॉक को ऑब्जेक्ट किया था, सेविंग मशीन्स और इलेक्ट्रिक फैन ऑन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, आर दीज ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, नो, क्या वो जितने भी हमने देखा जैसे जिसमें शामिल थे क्लॉक, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन और सारे ऑब्जेक्ट जिसमें हमने एक्टिविटी नंबर 5 में शामिल किए थे, तो वो क्या सारे ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो कि प्लेस टू प्लेस मोशन को शो कर रहे थे या प्लेस टू प्लेस अपने आप को मूव कर रहे थे? तो आंसर है नो, यू हैव नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, जो हमने आपने किसी भी तरीके का मूवमेंट को नोटिस किया उनके पार्ट्स पर? द ब्लेड ऑफ द फैन और द हैंड ऑफ ए क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? तब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए ये कि फिर जो फैन के जो ब्लेड होते हैं और हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैं वह कैसे मूव करते हैं? हाउ दे आर मूविंग? तो इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ ए अंट और ए ट्रेन? तो इनका भी क्या है, उसी तरीके से मूवमेंट है जिस तरीके से आप जो है अंट को देखते हैं और ट्रेन को देखते हैं। ओके, अंट के जैसा है या फिर ट्रेन के जैसा है? लेट्स अस हाउ लुक एट द सम टाइप्स ऑफ द मोशन और टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कुछ इसी प्रकार के मोशंस को जो कि हमें समझने में आसानी हो। ओके, सो ये आते हैं आपके पास में एक नया क्वेश्चन, नया टॉपिक जिसको बोला जाता है स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हाउ आई, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो in this session we would go and discussion the types of motion. You may have observed the motion of vehicle on a straight road, march past of the soldier in a parade of the falling of a stone. What kinds of the motion is this? यहाँ बोला गया है कि जब आपने ऑब्जर्व किया मोशन को, जब कोई भी व्हीकल जो है स्ट्रेट रोड पर चल रही होती हैं, सोल्जर का जब परेड निकलता है, परेड मार्च चलती हैं, फॉलन ऑफ स्टोन, पत्थरों को गिरना, व्हाट काइंड्स ऑफ द मोशन इज दिस? अब जितने भी हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए वो किस प्रकार के मोशन को शो करते हैं? ओके, एंड स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस आल्सो मूव along a straight track, और उनको भी बोला गया है जो धावक होते हैं यानी कि जो रेसेस में पार्टिसिपेशन करने वाले प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ियाँ होती हैं, वो 100 मीटर रेस को मूव करती हैं स्ट्रेट ट्रैक पे, तो उनकी मोशन कैसी है? कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फॉर योर सराउंडिंग? क्या आप और बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं जो नॉर्मली कंप्लीट होते हैं आपके अगल बगल? तो आप इनके बारे में सोचते हैं बेटा कि नहीं? आप जो है इसका आंसर आप बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो आप जो है यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं कैसे हैं। तो ओके बेटा, तो नेक्स्ट दिए देखिए ये कुछ दिए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑल दिस एग्जाम्पल वी सी द ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो जितने भी हमने एग्जाम्पल अभी देखे और ये सारे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वह स्ट्रेट लाइन के लिए है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। तो जो स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन कंप्लीट होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट की जाती हैं और स्ट्रेट लाइन पे होती हैं, तो इस तरीके के या इस टाइप के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, द एक्टिविटी नंबर 7, take a stone, tight thread to it and whirl in with your hand. Observe the motion of the stone. We see that the stone move along a circular path. In this motion, the distance of the stone from your hand remain the same. This types of the motion it is called the circular motion. अब एक्टिविटी 7 पे अपन लोग देखेंगे कि आपको एक पत्थर लेनी है और उस पत्थर को एक धागे से टाइट बांध देना है, जिसका एक सिरा जो है पत्थर से टाइट बंधा हुआ है और उसका दूसरा सिरा जो है आपके हाथ पे रहेगा। ऑब्जर्व करिए उस तरीके अब मोशन को और उसको घुमाइए खूब, और आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि जो पत्थर है वह घूम रहा है रस्सी की हेल्प से। आप जो है ऑब्जर्व करनी है उस मोशन को आपको।
वी सी दैट द स्टोन मूव अलॉन अ सर्कुलर पथ। अब हम लोग को देख सकते हैं कि जो स्टोन है बेटा वह क्या हो रही है, सर्कुलर पथ पर क्या कर रही है, घूम रही है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। तो इसमें बोला गया है कि इस प्रकार के मोशन को, जिसमें डिस्टेंस ऑफ द स्टोन मतलब पत्थर का जो डिस्टेंस है आपके हाथ से, वो रिमेनिंग द सेम, वो दूरी सेम है। तो इस तरीके के जो मोशन है उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और यदि आपको समझ में वो पत्थर वाला चीज़ ना आया हो तो आप एक और देख सकते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए ये फिगर में दिखाया गया है कि एक बैल है, ऑक्स है, वह चारों साइड घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ये कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ना। एंड सम ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, और उसमें से कुछ और ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन के अंडर में ही आते हैं। जैसे कि आप यहाँ इलेक्ट्रिक फैन देख सकते हैं, वहाँ मुर्गे वाला जो डायग्राम दिया गया है उसको देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जो इलेक्ट्रिक फैन है और कॉक का हैंड्स ऑफ कॉक है, वह दोनों ही सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। द इलेक्ट्रिक फैन और द कॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फैन है और दूसरा क्लॉक है वह अपने आप से ही मूविंग नहीं करते फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट द ब्लेड ऑफ द fan rotated and so do the hands of a clock. If we mark a point anywhere on the blade of the fan or their hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotated. ओके बेटा, तो यहाँ बोला गया है कि दोनों ही कंडीशन पे अपन लोग यदि कुछ मार्क कर देते हैं इलेक्ट्रिक फैन के किसी एक हिस्से पर और दूसरा क्लॉक हैंड्स पर, तो वो इक्वल डिस्टेंस होता है उसके। तो चलिए देखते हैं इन सम केसेस रिमेनिंग डिस्टेंस रिपीटेड इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वह बार बार अपनी जो मोशन है उसको रिपीट करते हैं आफ्टर सम टाइम। तो दिस टाइप्स ऑफ द मोशन इट इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। तो बोला गया है कि कुछ मोशन ऐसे हैं जो आफ्टर सम टाइम्स अपने मतलब मोशन को क्या करते हैं बेटा, रिपीट करते हैं। तो इस तरीके के मोशन को क्या बोला जाता है, पेरियोडिक मोशन बोले जाते हैं। तो उसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको पेरियोडिक एग्जांपल के, जो डेफिनेशंस ये क्या हैं। तो उसमें शामिल होते हैं पेंडुलम। पेंडुलम मतलब आपने बहुत सारे घरों में ऐसे वॉच देखे होंगे जिसमें पेंडुलम जो है आफ्टर सम टाइम क्या होते हैं, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ सेकेंड्स वो फिर से रिपीट होते जाते हैं, एक ही तरीके के मोशन को शो करते हैं। जिसमें आप जो है फिगर नंबर बी पे देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये पेरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। गिटार को देख सकते हैं, एक बड़ा सा घंटा देख सकते हैं और तबला, ये सब पेरियोडिक एग्जाम्पल के पेरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। ओके बेटा, so take the stone tied with the string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let a stone hang on it. This is the pendulum. Pull the stone to on one side with the other hand, lets it go. तो जिस तरीके से हमने एक्टिविटी नंबर 7 पे जो पत्थर बांधा था एक धागे में और दूसरा हिस्सा जो है हमारे हाथ से जुड़ा हुआ था, हमने हाथ में उसको पकड़ा था, अब क्या करना है, स्वतंत्र रूप से फ्रीडमली उसको छोड़ देनी है। अब हमें सर्कुलर पथ पर मोशन नहीं करवानी है, उसको छोड़ दीजिए और थोड़ा सा ऊपर लेके आइए पत्थर को पकड़ के, और उसके बाद उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो पत्थर है वह आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम क्या कर रहा है, अपना पोजीशन पर फिर से आ रहा है, मतलब एज अ वर्क कर रहा है पेंडुलम क्लॉक की तरह। ओके, तो इसी तरीके से बोला गया है, पुल द स्टोन ऑन द साइड विद द अदर हैंड एंड इट्स लेट्स गो द पेंडुलम, इट इज नॉट मोशन इज इन अ मोशन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशन। तो जो पेंडुलम की मोशन है वह क्या है, पेरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। अ बेंचेस ऑफ थ्री मोशन टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन स्विंगिंग स्ट्रिंग ऑफ गिटार और द मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम बीइंग प्लेड। और जिसके बाद जो है ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सबसे पे इसके अंडर ही आते हैं, किसके, पेरियोडिक मोशन के अंदर आते हैं। और ऑल एग्जाम्पल ऑफ द पेरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ रिपीटेड इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जहाँ जो है जो ऑब्जेक्ट है वह अपने मोशन को बार बार फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे के बाद ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, रिपीट करता है। ओके बेटा,
So, did you observe a sewing machine as a part of activity 5? You must have observed that it's remain at the same location while any point on its wheel move with a circular motion. It's also have a needle that moves up and down continuously as long as wheel rotated is not it. This needle is the undergoing a periodic motion. Have you observed closely the motion of the ball along the ground? क्या आपने कभी नोटिस किया है बहुत अच्छे से बॉल के मोशन को ग्राउंड पे? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well, moving forward along the ground. तो जो बॉल के को जितने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो उतने लोगों ने देखा होगा बेटा कि वो स्ट्रेट लाइन पे चलने के साथ साथ या ग्राउंड पे क्रॉलिंग करने के साथ जैसे खुद की जगह पर भी क्या करती है, वो रोटेटिंग करती है। मतलब दो मोशन एक ही साथ चलने होते हैं। तो क्या आपको द बॉल अंडरगो रेक्टेलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो जो बॉल है वह दो मोशन को एक साथ कर रहा है जिसमें शामिल है रेक्टेलिनियर मोशन और एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन का मतलब होता है जहां ऑब्जेक्ट अपने ही साथ घूम घूम करके और किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही हो, तो रेक्टेलिनियर और रोटेशनल मोशन एक साथ होती हैं। आप क्या और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इस तरीके से कंबाइन मोशन के लिए प्रेफर करती हूँ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन? सो वी डिड मैनी instrument activity and the discuss measurement and activity and discuss some kinds of the motion. We said the motion is change in the position of a object with a time. तो हमने बहुत सारे एक्टिविटी मेजरमेंट के देखे और डिस्कशन किए, उनके टाइपों को देखा। तो इसमें से देखते हैं कि जो मोशन है बेटा वह चेंज इन पोजीशन है जो ऑब्जेक्ट के साथ में विथ इंटरवल ऑफ टाइम। सो द चेंज इन द पोजीशन कैन बी अंडरमाइन थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। ओके, तो चेंज इन पोजीशन को अंडरमाइन किया जा सकता है डिस्टेंस मेजरमेंट के थ्रू। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन। जो इस चीज़ को मेजरमेंट इस किस लिए की जाती है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ द मोशन इज स्लो और फास्ट। ओके, कितना फास्ट और कितना ईजी है इसको हम ईजिली तरीके से समझ पाते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फाइटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, अ रिवर फ्लोइंग, अ एरोप्लेन फ्लाइंग, moon going around the earth and the blood flowing inside our body so that they are everywhere around us। तो जितने सारे जो हमने कुछ अभी एग्जांपल दिए वो सब कहीं ना कहीं मोशन को ही प्रेफर करते हैं और ये सभी मोशन जो है हमें एवरीवेयर हर जगह दिखाई देती हैं। तो आप जो है अच्छे से, आई होप कि आपको ये सब चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन के बारे में देखा, डिस्टेंस क्या है देखा, मेजरमेंट क्या होती हैं, मोशन क्या है, पेरियोडिक मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, एसआई यूनिट क्या है, देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। ये बहुत सारे चीज़ों को हमने समझा और देखा है। ओके बच्चा, चलिए तो आपको समरी पढ़ लेनी है। समरी में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो समझ लेना है और उसके बाद में आप जो है समरी के बाद जो है सीधे एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ओके बेटा, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे और इसके बाद जो है ये फिलिंग द ब्लैंक जो है हमने आपको क्वेश्चन आंसर पे कंप्लीट करने के लिए दिए हैं, तो वो आप कर लीजिए। ओके, अब आपके पास कोई बचे हों तो प्लीज़ बता सकते हैं। और सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी ये जो आप खुद से करने की कोशिश करें। ड्रा अ मैप ऑफ योर क्लासरूम, रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर, इन योर मैप मार्क द पॉइंट वेयर द बॉल स्टार्टेड एंड वेयर द इट्स स्टॉप। So also the path at moving along, did the ball move along a straight line? Using a string and a scale, let's each student measure the length of his or her foot. Prepare a bar graph of the foot length measurement that have been opted for the whole classes। तो ये दो एक्टिविटी हैं या प्रोजेक्ट एक्टिविटी हैं, इनको आपको रिपीटेड करनी है और पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर को अपन लोग देखेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.